प्रिय विद्यार्थियों, हमने लास्ट वीडियो में लोक नीति के विरुद्ध ठहराव एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का अर्थ, इसके अलावा लोक नीति के विरुद्ध कौन से ठहराव है, उसमें हमने 1 से लेके 8 तक ठहराव का अध्ययन किया था। आज जो शेष 9 से लेके 19 है ठहराव, उनका हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें 9वां है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाले ठहराव एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्टिंग पर्सनल लिबर्टी। इसके अंतर्गत यदि किसी ठहराव के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न होती है तो ऐसा ठहराव लोक नीति के विरुद्ध व्यर्थ होता है। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न होती है तो ऐसा ठहराव लोक नीति के विरुद्ध क्या होता है? व्यर्थ, वाइड। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रिक्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी, एग्रीमेंट विच अनडूली strict personal liberty of person is opposed to public policy and is void। अब इसको हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल सारा लेते हैं, जिसमें एक ऋणी अपने ऋणदाता से ये ठहराव करता है। ठीक है, एक ऋणी अपने ऋणदाता से ये ठहराव करता है, एग्रीमेंट करता है कि वे उसकी बिना लिखित अनुमति के नौकरी नहीं छोड़ेगा, वह पैसा उधार नहीं लेगा, अपनी संपत्ति नहीं बेचेगा अथवा अपना जो निवास है, रेजिडेंस है, उसका स्थान भी नहीं बदलेगा। ये ठहराव व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करने वाला ठहराव है, इसलिए ये ठहराव क्या है? व्यर्थ है। A debtor promised a money lender B that he will not change his residence or his employment or dispose of his property without B consent. Held the agreement was void on the ground of public policy। तो इस प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाले ठहराव अगर ऐसा किया जाता है जिसके अंतर्गत उसके ऊपर क्या लगा दी गई? बंदिश लगा दी गई, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बंदिश लगा दी गई है, रोक लगा दी गई, तो यहाँ पे ये ठहराव क्या होगा? लोक नीति के विरोध माना जाएगा। अब नेक्स्ट है कर चोरी के लिए ठहराव एग्रीमेंट टू अवॉइड टैक्सेस। इसका मतलब है कर चोरी के ठहराव लोक नीति के विरोध होने के कारण व्यर्थ होते हैं। अगर ऐसे ठहराव किए जाते हैं जिसमें टैक्स यानी इनकम टैक्स वगैरह या कोई इसी प्रकार से सेल टैक्स की चोरी का मामला आता है, तो ये लोक नीति के विरोध होने के कारण व्यर्थ, वाइड होते हैं। फिर नेक्स्ट है लेनदारों के साथ कपट करने वाले ठहराव एग्रीमेंट टू डिफॉल्ट क्रेडिटर। लेनदारों के साथ कपट करने के उद्देश्य से कोई ठहराव किया जाता है तो यह ठहराव लोक नीति के कारण व्यर्थ होता है। एग्रीमेंट टू डिफॉल्ट क्रेडिटर, इफ ए पर्सन एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट टू डिफॉल्ट इज क्रेडिटर इट इज अनलॉफुल एंड वाइड। ठीक है, एग्रीमेंट टू डिफॉल्ट क्रेडिटर्स, ये भी क्या होगा? लेनदारों के साथ कपट करने का ठहराव। यहाँ पे कपट जो शब्द है, फ्रॉड, जिसका हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। कपट का मतलब होता है कि सामने वाली पार्टी को धोखा देने के उद्देश्य से कोई ठहराव किया जाता है। इंटेंशन क्या होता है? धोखा देना होता है। तो लेनदारों के साथ कपट करने का ठहराव किया जाता है तो यह ठहराव लोक नीति के विरोध माना जाएगा और ये वाइड होगा। इंटेंशन इसमें क्या होता है? सामने वाली पार्टी को धोखा देना होता है। अब नेक्स्ट है परिसीमन अधिनियम की अवधि में परिवर्तन करने वाले ठहराव एग्रीमेंट टू अल्टर द पीरियड द लिमिटेशन एक्ट। जब किसी ठहराव के द्वारा भारतीय परिसीमन अधिनियम के में निर्धारित परिसीमन अवधि में परिवर्तन किया जा रहा है तो ऐसा ठहराव लोक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी के विरोध होने के कारण व्यर्थ, वॉइड होता है। यदि इसमें क्या होता है? किसी निश्चित अवधि को परिवर्तित करने का किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं होता है जब तक कि अधिनियम में परिवर्तन की व्यवस्था ना हो।
इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि परिसीमन अवधि में क्या होता है, निश्चित अवधि में परिवर्तन करने का किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं होता है जब तक कि अधिनियम में परिवर्तन करने की व्यवस्था ना हो। लेकिन फिर भी परिसीमन अवधि अधिनियम की अवधि में परिवर्तन करने वाला ठहराव किया जा रहा है, एग्रीमेंट टू अल्टर पीरियड लिमिटेशन एक्ट। तो ये लोकनीति के विरुद्ध माना जाएगा और ये व्यर्थ होगा। और नेक्स्ट है धोखा देने के उद्देश्य से नीलामी बोली न लगाने के ठहराव, एग्रीमेंट नॉट मेड विथ ए व्यू टू। इसका मतलब ये है यदि कुछ व्यक्ति मिलकर ये ठहराव करते हैं कि वे एक दूसरे के विरोध बोली नहीं लगाएंगे तो ऐसा ठहराव व्यर्थ होगा। क्यों होगा? यदि वे पक्षकार नीलाम करने वाले को धोखा देना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक मामला है, गुरुमुख सिंह बनाम अमर सिंह के मामले में भारत उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यदि पक्षकारों का उद्देश्य आपस में मिलकर लाभदायक व्यवहार करना है तो यह अनुबंध वैध होगा। इम्पोर्टेंट इसमें यह है, महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि न्यायालय का मामला है जिसमें यदि पक्षकार का उद्देश्य आपस में मिलकर लाभदायक व्यवहार यानी अपना व्यापार करना हो तो यह अनुबंध वैध होगा। ये कौन सा मामला, किसके मामले में? गुरुमुख सिंह बनाम अमर सिंह का मामला है जो भारत के उच्चतम न्यायालय ने 1991 में दिया था। तो यहाँ पे एग्रीमेंट नॉट टू वेट, मतलब इसका एग्रीमेंट नॉट टू वेट यानी नीलामी अगेंस्ट ईच अदर इन sale is generally not against public policy if the object of agreement is to make a good bargain. However, where the object of such agreement is to be defraud a third party or degree holder, it is a unlawful and void. तो यहाँ पे धोखा देने के उद्देश्य से नीलाम बोली न लगाने वाले के ठहराव, अगर इसमें दो कंडीशन है। अगर पहली कंडीशन में अगर यह होता है कि कुछ व्यक्ति मिलकर ये ठहराव करते हैं कि वे एक दूसरे के विरोध बोली नहीं लगाएंगे तो ऐसा ठहराव व्यर्थ होगा। यदि वे पक्षकार नीलाम करने वाले को धोखा देना है, एक दूसरा इसका ये हो सकता है यदि पक्षकार को उद्देश्य आपस में मिलकर लाभदायक सौदा करना है तो यह अनुबंध वैध होगा। तो दोनों कंडीशन है यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें धोखा देने एकाधिकार का निर्माण करने का ठहराव, एग्रीमेंट क्रिएटिंग मोनोपोलीज। इसका मतलब यह है कि व्यापार में क्या करना है, ऐसा काम करना, ऐसा एकाधिकार निर्माण करने का ठहराव। मतलब यदि ठहराव का उद्देश्य एकाधिकार में की स्थिति का निर्माण करना हो तो ऐसा ठहराव लोक नीति के विरोध होगा, और लोक नीति के विरोध होगा तो क्या होगा, व्यर्थ होगा। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है, यदि व्यावसायिक मितव्ययता प्राप्त करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो से अधिक संस्था अपना संयोजन अनुबंध कर लेती है तो यह लोक नीति के विरोध नहीं होगा, ये अनुबंध वैध होगा। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ठहराव किया जा रहा है, अगर इनका उद्देश्य क्या है, एकाधिकार निर्माण करने के ठहराव है तो ये सब लोक नीति के विरोध होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये, यदि व्यावसायिक मितव्ययता प्राप्त करने के लिए दो या दो से अधिक संस्था क्या करें, संयोजन कर लेती है यानी आपस में मिल जाती है और अनुबंध कर लेती है तो ये लोक नीति के विरोध नहीं होगा और ये अनुबंध क्या हो जाएगा, वैलिड होगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखना है। अब इसके अंतर्गत इंग्लिश में इसको हम देख सकते हैं, एग्रीमेंट क्रिएटिंग मोनोपोलीज, द एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज एंड एक्सक्लूसिव राइट विच आर अगेंस्ट द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक आर वॉइड। अब नेक्स्ट है व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव, एग्रीमेंट इज डिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव, वैसे तो हमारे
देश में प्रत्येक नागरिक को देश के नियमों के अंतर्गत देश के किसी भी कोने में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, यानी फ्रीडम है। अतः व्यवसाय में रुकावट डालने वाले ठहराव कुछ अपवादों को छोड़कर लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण व्यर्थ होते हैं। अब वो कौन कौन से ठहराव है जो व्यवसाय में रुकावट डालने वाले ठहराव हैं, इनका हम जब नेक्स्ट वीडियो में व्यर्थ ठहराव है वाला जो चैप्टर नेक्स्ट है उसमें हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव के अंतर्गत यही है कि प्रत्येक को देश के नियम के अंदर किसी भी कोने में व्यवसाय करने का अधिकार है, स्वतंत्रता है। व्यवसाय में रुकावट डालने वाले कुछ ठहराव है जो हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। अगर वो है तो लोक नीति के विरोध होने के कारण व्यर्थ होते हैं। अब कौन कौन से है आगे देखेंगे। फिर नेक्स्ट है विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव, एग्रीमेंट टू डिस्टेंट ऑफ मैरिज। वही बात इसमें भी क्या है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा ठहराव करता है जिसके कारण किसी अविवाहित वयस्क व्यक्ति के विवाह में रुकावट पड़ती है तो यह ठहराव लोक नीति के विरोध होता है तथा व्यर्थ होता है। इसका भी हम विस्तारपूर्वक अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में व्यर्थ एंड वॉइड एग्रीमेंट का जो चैप्टर है उसमें हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है चुनाव को प्रभावित करने वाले ठहराव, एग्रीमेंट टू इन्फ्लुएंस इलेक्शन। चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष यदि मतदाताओं अथवा संबंधित अधिकारी से ठहराव करता है तो ऐसा ठहराव लोक नीति के विरोध यानी पब्लिक पॉलिसी के विरोध होने के कारण व्यर्थ होता है। नेक्स्ट है न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को समाप्त करने का ठहराव, एग्रीमेंट टू आउट द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स। इसका मतलब है यदि किसी ठहराव के परिणामस्वरूप किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कमी आती है तो वह ठहराव लोक नीति के विरोध होने के कारण व्यर्थ है। इसका मतलब ये है न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को यानी जो इसका एरिया है उसको क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसा ठहराव भी व्यर्थ होगा। इसको हम समझ लेंगे कि एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अजमेर के ए और बी, अजमेर के रहने वाले ए और बी अनुबंध में ये शर्त लगाते हैं कि उनके बीच जो भी विवाद उत्पन्न होगा, जो भी मामला होगा, विवाद होता जाता है, कोई विरोधाभास हो जाता है, उत्पन्न होता है भविष्य में, तो वो उनका जो क्षेत्र है वो कौन सा होगा, अलवर होगा। रहने वाले कहाँ के, अजमेर के, और वो क्या कह रहे हैं, उनके जो भी विवाद उत्पन्न होगा वो अजमेर अलवर के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। जबकि वास्तविकता क्या है, अजमेर के रहने वाले हैं तो न्यायालय भी कौन सा होना चाहिए, अजमेरी होना चाहिए, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, हमारा जो विवाद उत्पन्न होगा वह अलवर के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। ये अनुबंध क्या है, अजमेर के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को संकुचित करता है, यानी छोटा करता है, यानी समाप्त करता है। तो अगर ऐसा होता है तो ये लोक नीति विरोध होने के कारण व्यर्थ होगा। अब लास्ट है अनुचित ठहराव युक्त ठहराव, यानी अनुचित शर्तों युक्त ठहराव, एग्रीमेंट विथ अनफेयर कंडीशन। इम्पोर्टेंट है इसमें ये देखना है कि कभी कभी दो असमान स्तर के व्यक्तियों के बीच ठहराव होता है जिनमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार का अनुचित विरोहन करने की स्थिति में होता है। यूनियन के बीच ठहराव से ऊपरी तौर पर तो यह प्रकट होता है कि उसकी शर्तें अनुचित एवं कमज़ोर पक्षकार के हितों के प्रतिकूल है, तो ऐसा ठहराव लोक नीति के विरोध होता है। कभी कभी दो असमान स्तर के व्यक्तियों के बीच ठहराव होता है, उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार का अनुचित विरोहन करने की स्थिति में होता है। यदि उनके बीच हुए ठहराव से ऊपरी तौर पर तो ये प्रकट होता है कि उसकी शर्तें अनुचित एवं कमज़ोर पक्षकार के हितों के प्रतिकूल है, तो ऐसा ठहराव लोक नीति के विरोध होता है और ऐसा ठहराव व्यर्थ माना जाता है। अब इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक राजकीय नियम ने 2 कर्मचारियों की नियुक्त किया, ठीक है। राजकीय कर्मचारियों ने, एक राजकीय निगम ने 2 कर्मचारी को अपॉइंट किया।
उनके नियुक्ति पत्र में इस बात का उल्लेख था कि उनकी सेवाएं बिना कोई कारण बताए 3 माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है। नोटिस देने की स्थिति में नोटिस नहीं देने की स्थिति में नोटिस की अवधि का वेतन देकर उनकी सेवा को समाप्त किया जा सकता है। बाद में उन कर्मचारी की सेवाओं को बिना कोई कारण बताए नोटिस की अवधि का वेतन देकर समाप्त कर दिया गया। तो ये हुआ मामला। तो यहाँ पे भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि निगम द्वारा बिना कोई कारण बताए किसी स्थायी कर्मचारी की सेवा को तत्काल समाप्त कर देने की शर्त पर नियुक्ति देना अनुचित शर्तों पर किया गया ठहराव है। ये शर्तें क्या है, नर्सस यानी अनकंसनेबल है। अतः यह ठहराव लोक नीति के विरोध और व्यर्थ है। इसका इंग्लिश में एग्रीमेंट विथ अनफेयर कंडीशन, where agreement is between two unequal parties and one of them is in a position to exploit the other, and the agreement made with a debt other party is apparently affair, the court may regard contract as opposed to public policy। तो इस प्रकार भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि बिना कोई कारण बताए किसी स्थायी कर्मचारी की सेवा को तत्काल समाप्त कर देने की शर्त पर नियुक्ति देना अनुचित शर्त पर किया गया ठहराव है। जो क्या है, ये शर्त कौन सी है, अनकॉन्सनेबल है। अतः यह ठहराव लोक नीति के विरोध और होने के कारण व्यर्थ यानी वैध है। थैंक यू। यहाँ पे ये जो टॉपिक है लोक नीति के विरोध ठहराव, इसमें पूरे होते। थैंक यू।